नमस्कार जी साथियों, मैं डॉक्टर नरेंद्र कुमार दोस्तों आपके सामने वापस से फिर से आपके सामने हाजिर हूँ। और हमारी जो सीरीज चल रही है आरएस मेंस की, उसी सीरीज को आगे बढ़ाने के क्रम में आज हम एक नया टॉपिक लेके आए हैं। और वो टॉपिक है हमारा पहली यूनिट के अंदर लास्ट टॉपिक जो हमारा ये है, प्रशासन या लोक प्रशासन के प्रति अधिगम। इस टॉपिक को हम पढ़ते हैं अधिगम, अप्रोचेज ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन या अप्रोचेज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, कुछ भी आप कह सकते हैं इसको। दोनों का मीनिंग एक ही है, लोक प्रशासन के अधिगम या उपागम, कुछ भी कह सकते हैं। ये इसका मीनिंग क्या होता है, इसके अंदर हम लोग लोक प्रशासन की कई सारी अप्रोचेज को, उपागम को पढ़ते हैं। जैसे अपने पहले तो मैं हेडिंग ही डाल देता हूँ, अधिगम, अधिगम या उपागम एक ही बात है। यहाँ पर उपागम से, अप्रोचेज से, थ्योरी से, सिद्धांत से यहाँ पर एक ही मतलब है। ये सामान्य अर्थों में, वैसे तो जनरली इनमें टेक्निकली अंतर होता है, लेकिन इन शब्दों को हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में अधिगम कह रहे हैं, उपागम कह रहे हैं या सिद्धांत यहाँ पर थ्योरीज की बात कर रहे हैं हम, तो इनका मतलब एक ही होता है। तो दोस्तों, यानी लोक प्रशासन को पढ़ने के कई सारे दृष्टिकोण है, कई सारी अप्रोचेज हैं। उन अप्रोचेज के बारे में हमें अध्ययन करना है। तो सबसे पहली अप्रोच के रूप में जो हमको पढ़ना है, बहुत सारी अप्रोच हैं। जैसे अप्रोच में सबसे पहली अप्रोच को हम पढ़ेंगे तो वो है दार्शनिक उपागम। कौन सा है? दार्शनिक उपागम। ये पहली अप्रोच हमारी है, दार्शनिक उपागम। उसके बाद दूसरी अप्रोच जो हम पढ़ेंगे वो है कानूनी उपागम। कानूनी उपागम या अधिगम, कुछ भी कह सकते हैं। तीसरी अप्रोच जो हम पढ़ेंगे वो है ऐतिहासिक उपागम। और ऐतिहासिक उपागम के बाद चौथी उपागम जो होती है, चौथी जो अप्रोच होती है हमारी, चौथी हमारी है केस स्टडी उपागम। केस स्टडी। केस स्टडी उपागम के बाद हम लोगों को जो पढ़ना है दोस्तों, वो पढ़ना है वैज्ञानिक प्रबंध उपागम या सिद्धांत। वैज्ञानिक प्रबंध सिद्धांत या उपागम एक ही बात है यहाँ पर। इसके बाद शास्त्रीय उपागम या शास्त्रीय सिद्धांत, जिसको हम परंपरागत उपागम या सिद्धांत भी कहते हैं। उसके बाद सातवां है शास्त्रीय उपागम के बाद में नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा मानव संबंध उपागम। मानव संबंध उपागम के बाद आठवां टॉपिक पढ़ते हैं हम व्यवहारवादी उपागम। व्यवहारवादी उपागम के बाद आपको जो पढ़ना होता है, अगली जो अप्रोच होती है वो है व्यवस्था उपागम। व्यवस्था उपागम, पारिस्थितिकी उपागम, संरचनात्मक प्रक्रियात्मक उपागम। इस प्रकार से हम कई सारी उपागम्स, कई सारी अप्रोचेज को एक साथ पढ़ते हैं दोस्तों। ये अप्रोचेज, ये उपागम जो है आपके सामने दिखाई दे रहे हैं आप लोगों को। ये व्यवस्था उपागम के साथ में पारिस्थितिकी उपागम और संरचनात्मक प्रक्रियात्मक उपागम भी इसमें शामिल होता है। तो यहाँ व्यवस्था उपागम, संरचनात्मक प्रक्रियात्मक उपागम और पारिस्थितिकी उपागम की चर्चा मैं आप लोगों को उद्भव विकास के टाइम पे जो चौथा चरण था, उस चौथे चरण में कर चुका हूँ, तो उस पर हम ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे। लेकिन अब हम हमारी क्लास में लगभग 1-2 दिन की क्लास है हमारी, इन्हीं टॉपिक पे चलेगी। ये इसमें बहुत सारे विचारकों को पढ़ना होता है, खासकर ये छोटे छोटे उपागम हैं। यहाँ तक ये जो 4 उपागम है, ये छोटे छोटे उपागम हैं, इनकी चर्चा भी हम कर लेते हैं। फिर उसके बाद में हम वैज्ञानिक प्रबंध उपागम की भी चर्चा कर लेंगे। और वैज्ञानिक प्रबंध उपागम में हम एक विचारक को पढ़ते हैं जिसका नाम है टेलर। टेलर से संबंधित विचारक है F.W. टेलर, फ्रैंकलिन विंस्लो टेलर, फ्रेडरिक विंस्लो टेलर। ये फ्रेडरिक विंस्लो टेलर के द्वारा ये उपागम दिया गया, वैज्ञानिक प्रबंध सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है, तो उसकी हम चर्चा करेंगे। और उसके बाद में शास्त्रीय उपागम में हेनरी फ्यूल है, लूथर गुलिक है, मुने रेले हैं, उर्बिक हैं, मैक्स वेबर हैं, फॉलेट, बहुत सारे विचारक होते हैं। तो उनमें से
उनकी जो प्रमुख प्रमुख बातें हैं थोड़ा सा उनको भी अध्ययन करना पड़ता है, एग्जाम में क्वेश्चन वहाँ से आ जाता है। मानव संबंध उपागम के अंदर एल्टन म्यो नाम के विचारक को पढ़ना पड़ता है, और उसके बाद व्यवहारवादी उपागम में चेस्टर बर्नार्ड, साइमन, मैकग्रेगर, मैस्लो, हर्ट्जबर्ग, ये बहुत महत्वपूर्ण उपागम होता है। तो इस उपागम को भी हमें डिटेल में पढ़ना, यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में आपके अक्सर करके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। तो दोस्तों शुरू करते हैं हम सबसे पहले दार्शनिक उपागम। सबसे पहले दार्शनिक उपागम की ही चर्चा कर लें तो दार्शनिक उपागम जो है बहुत आसान सा उपागम है, सिंपल सा उपागम है। बेसिकली प्रशासन का अध्ययन करने के संदर्भ में ये इस बात पे फोकस करता है दार्शनिक उपागम कि क्या होना चाहिए। ये नैतिक मूल्यों, नैतिक मानदंडों के आधार पर प्रशासन की गतिविधियों का मूल्यांकन करते हैं, और जो प्रशासन के या लोक प्रशासन के जो लक्ष्य होते हैं उन लक्ष्यों का निर्धारण भी जो किया जाता है वो नैतिक मूल्यों, नैतिक मानदंडों के आधार पर किया जाता है। मतलब प्रशासन कैसा होना चाहिए, प्रशासन को क्या करना चाहिए और क्यों करना चाहिए, यानी चाहिए पे ज़्यादा बल देते हैं। इनका मेन फोकस क्या होता है, ये नैतिक मूल्य शास्त्रों के अनुसार, धर्मों शास्त्रों के अनुसार, या जो दार्शनिक होते हैं वो तार्किकता इसमें पाई जाती है। तार्किकता के आधार पे नैतिक मूल्य, नैतिक मानदंडों के आधार पे प्रशासनिक गतिविधियों या प्रशासनिक क्रियाकलापों को ये सही ठहराते हैं, सही या गलत ठहराते हैं, उचित या अनुचित ठहराते हैं। तो ये उपागम विश्व का सबसे प्राचीनतम उपागम, प्रशासन का अध्ययन करने संबंधी ये सबसे प्राचीनतम उपागम है, सबसे व्यापक उपागम और सबसे प्राचीनतम उपागम इसी को माना जाता है। ये कार्य कारण संबंध पे निर्भर करता है। ये मानकीय उपागम के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? मानकीय उपागम। यानी क्या होना चाहिए, मानदंडों, नैतिक मूल्यों, नैतिक मानदंडों के आधार पर प्रशासन का, प्रशासन की गतिविधियों का मूल्यांकन करता है। क्या करना चाहिए, प्रशासन के लक्ष्य, नीतियां वगैरह जो निर्धारित किए जाते हैं वो नैतिक मूल्यों के आधार पे, नैतिक मानदंडों के आधार पे निर्धारित किए जाते हैं। इसका जो एग्जाम्पल है, अपन एग्जाम्पल माने तो विवेकानंद के द्वारा जो शांति पर्व है, महाभारत का शांति पर्व है, विवेकानंद पीटर सेल्फ के द्वारा इस उपागम की वकालत की गई है। इसी तरह से प्लेटो का रिपब्लिक जो पुस्तक है उसमें भी दार्शनिक उपागम को ही इसमें अपनाया गया। जॉन लॉक का लेवियाथन जो है, जॉन लॉक का, वो भी कहीं ना कहीं ये प्रशासन की जो या राज्य की जो संकल्पना बताता है लेवियाथन के अंदर, वो भी दार्शनिक उपागम के आधार पर ही बताया जाता है। दोस्तों ये चर्चा हो गई, यानी क्या होना चाहिए, नैतिक मूल्यों, मानदंडों के आधार पे चीज़ों को देखना, समझना, प्रशासनिक गतिविधियों, क्रियाकलापों को समझना, ये दार्शनिक उपागम कहलाता है। इसके समर्थक हैं पीटर सेल्फ और स्वामी विवेकानंद, लॉक, ये प्लेटो, ये सारे के सारे विचारक जो हैं इसके क्या हैं, समर्थक है। जितने भी दार्शनिक हुए हैं वो दार्शनिक, वो सब इसके समर्थन करते हैं। दूसरा उपागम है दोस्तों कानूनी उपागम। कानूनी उपागम की मैं चर्चा करूं तो कानूनी उपागम बहुत सिंपल सा है। लोक प्रशासन को कानून के एक हिस्से के रूप में देखता है, लोक प्रशासन को कानून के एक हिस्से के रूप में अध्ययन करता है। कानूनी उपागम सबसे पहला व्यवस्थित उपागम माना जाता है, सबसे पहला और व्यवस्थित उपागम माना जाता है। ये कानून के एक हिस्से के रूप में प्रशासन को देखता है। कानून के अनुसार ये चेक करता है कि प्रशासनिक गतिविधियां, क्रियाकलाप जो है कानून के अनुसार सही है या नहीं है। कानून को मानदंड बना करके, कानून के आधार पे, विधि के आधार पे ये देखा जाता है कि प्रशासनिक लक्ष्य का निर्धारण किया गया वो सही है कि नहीं, कानून के अकॉर्डिंग है, यानी प्रशासनिक गतिविधियां कानून के अकॉर्डिंग है या नहीं है। तो कानून के आधार पे ही प्रशासन का, प्रशासनिक गतिविधियों का, प्रशासनिक व्यवहार का, प्रशासनिक लक्ष्यों का, सबका मूल्यांकन कानून के आधार पे किया जाता है। ये यूरोपीय देशों में बहुत प्रचलित था। फ्रांस, बेल्जियम, जर्मनी, ब्रिटेन, अमेरिका, इन सारे देशों में ये बहुत ज़्यादा लोकप्रिय था। अमेरिका के एक विचारक हैं जिनका नाम है फ्रैंक गुडनाउ, जो अमेरिकी लोक प्रशासन के जनक भी माने जाते हैं। फ्रैंक गुडनाउ को इसका सबसे बड़ा समर्थक माना जाता है। उन्होंने अपने अध्ययन में कानूनी उपागम को ही अपनाया था। किसको अपनाया था? कानूनी उपागम को ही अपनाया था। ये सबसे व्यवस्थित और सबसे व्यवस्थित पुराना उपागम माना जाता है, कानूनी उपागम। तो सबसे व्यापक और पुराना उपागम कौन सा है? पहले वाला। कौन सा? दार्शनिक उपागम। दूसरा सबसे पुराना व्यवस्थित उपागम, व्यवस्थित शब्द आ रहा है, व्यवस्थित उपागम कौन सा है? ये है कानूनी उपागम। तीसरा होता है ऐतिहासिक उपागम। ऐतिहासिक उपागम का मतलब हो गया कि इतिहास के परिप्रेक्ष्य में
प्रशासन का जो अध्ययन किया जाता है उसमें ऐतिहासिक रूप से प्रशासन में क्या क्या परिवर्तन आया, प्रशासन के लक्ष्यों में क्या परिवर्तन आया, प्रशासकीय गतिविधियों में, क्रियाकलापों में क्या क्या, उसके व्यवहार में क्या क्या अंतर आया, मतलब ऐतिहासिक विकास के क्रम में, इतिहास में विकास के क्रम में चीज़ों के परिवर्तन को देखा जाता है। यानी प्रशासन के अंदर क्या सुधार हुए, क्या कमियां हुई, क्या चेंजेज हुए, क्या लक्ष्य हुए, इन सब का जो अध्ययन किया जाता है वो प्रशासन के विकास के क्रम में ऐतिहासिक रूप से देखा जाता है। इसी को ऐतिहासिक उपागम कहते हैं। एल.डी. वाइट को इसका समर्थक माना जाता है। एल.डी. वाइट और बहुत सारे विचारक इसको प्रशासन के जीवनी उपागम के रूप में भी जाना जाता है। ये बायोग्राफी के रूप में प्रशासन की बायोग्राफी से जुड़ा हुआ होता है। प्रशासन का इतिहास में कैसे चेंज हुए, क्या क्या हुए, कैसे काम किया, इस सब के बारे में अध्ययन किया जाता है। तो ऐतिहासिक उपागम भी कोई विशेष उपागम नहीं है। जैसे हम कहें कि मौर्यकालीन, गुप्तकालीन, या हम कहें मुगल कालीन, सल्तनत कालीन, ब्रिटिश कालीन जो प्रशासनिक व्यवस्था है उनमें क्या क्या परिवर्तन है, क्या क्या चेंज है, इनका जो एक क्रमिक रूप से अध्ययन किया जाता है, तार्किक रूप से अध्ययन किया जाता है, इसी को हम ऐतिहासिक उपागम कहते हैं। तो प्रशासन का बायोग्राफिक जो अध्ययन करना, एक तरह से हम कहें कि इसकी जो जीवनी संबंधी अध्ययन है, इस जीवनी संबंधी अध्ययन को ही हम ऐतिहासिक उपागम के रूप में जानते हैं दोस्तों। नेक्स्ट बात करते हैं केस स्टडी। केस स्टडी का मतलब क्या हुआ कि केस स्टडी के अंदर, केस स्टडी उपागम जो होता है इसमें पर्टिकुलर केस के रूप में प्रशासनिक गतिविधियों का पर्टिकुलर केसेस के रूप में अध्ययन किया जाता है। ये 1930 के दशक में बहुत फेमस हुआ था, अमेरिका में फेमस हुआ था, और हेराल्ड स्टीन नाम के विचारक ने 20 केसों का अध्ययन करके प्रशासनिक गतिविधियों का गहराई से अध्ययन किया। इसमें प्रशासनिक गतिविधियों, क्रियाकलापों को विशेष घटनाक्रम के संदर्भ में अध्ययन किया जाता है। इनको पूरी तरह से खास घटनाओं का अध्ययन किया जाता है। उसमें व्यक्ति प्रशासन में कैसे निर्णय लिए जाते हैं, कैसे क्रियाकलाप किए जाते हैं, उन सब बारीकियों का अध्ययन किया जाता है। यानी एक एक घटना विशेष के परिप्रेक्ष्य में प्रशासनिक क्रियाकलाप, निर्णय क्षमता, निर्णय प्रक्रिया, इन सब का इसमें अध्ययन किया जाता है, उसका मूल्यांकन किया जाता है। ऐसे जो अध्ययन है इसको केस स्टडी उपागम कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? केस स्टडी उपागम कहते हैं। अब हम बात करें कि वैज्ञानिक प्रबंध सिद्धांत, वैज्ञानिक प्रबंध सिद्धांत की बात करें या वैज्ञानिक प्रबंध उपागम, साइंटिफिक मैनेजमेंट अप्रोच। साइंटिफिक मैनेजमेंट अप्रोच में क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, उसकी भी चर्चा कर लेते हैं। तो वैज्ञानिक प्रबंध उपागम बेसिकली ये एक बड़ा उपागम है। अब आगे से जो भी है इनमें हम विचारकों को पढ़ेंगे। तो ये बेसिकली F.W. टेलर, फ्रेडरिक विंसलो टेलर के द्वारा प्रतिपादित उपागम है। तो हमको थोड़ा सा टेलर के बारे में इसमें पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। हम बहुत ज़्यादा ऑप्शनल की तरह गहराई में लेके नहीं जाएंगे, और चूंकि फास्ट रिवीजन क्लास है इसलिए भी हम लोग बहुत ज़्यादा गहराई में नहीं जाएंगे, लेकिन जो मेन टॉपिक है, मेन बातें हैं, उनको थोड़ा सा टच करते हुए हम निकलेंगे, उनको हम समझते हुए निकलेंगे। तो हम लोग सबसे पहले पढ़ते हैं वैज्ञानिक प्रबंध उपागम। इससे संबंधित जो है विचारक है टेलर के बारे में थोड़ा सा हम जानेंगे। दोस्तों, मैं F.W. टेलर को जब पढ़ाता हूँ तो उसी के साथ में उससे संबंधित जो उपागम है, वैज्ञानिक प्रबंध उपागम, उसका भी हम अध्ययन कर लेते हैं, और उससे संबंधित जितने भी टेक्नोलॉजी है, थ्योरीज है, सिद्धांत है, उन सब का अध्ययन कर लेते हैं। तो थोड़ा सा शॉर्ट में तो हम इसका परिचय पढ़ेंगे। फिर इसके बाद में एक इसका शब्द आता है स्ताखानोवाइट आंदोलन, स्ताखानोवाइट आंदोलन। फिर इसके बाद एक शब्द आता है इनसे संबंधित है सोल्डरिंग, शोल्डरिंग शब्द है। शोल्डरिंग के बाद इनकी कुछ पूर्व कल्पनाएं थी, पूर्व मान्यताएं थी। पूर्व मान्यताओं को भी हमें समझना पड़ेगा, तभी सिद्धांत हमको समझ में आएंगे। और उसके बाद में इनका जो महत्वपूर्ण सिद्धांत है वो है वैज्ञानिक प्रबंध, वैज्ञानिक प्रबंध सिद्धांत, जो हमारे सिलेबस में है, साइंटिफिक मैनेजमेंट अप्रोच या थ्योरी। उसके बाद में हम लोग एक अवधारणा पढ़ते हैं, इनकी मानसिक क्रांति की अवधारणा है, मानसिक क्रांति। और मानसिक क्रांति की अवधारणा के बाद हम जो पढ़ते हैं
वो हमको पढ़ना होता है। इसकी कुछ तकनीकें हैं, तकनीकों के बारे में भी हमको अध्ययन करना है। तकनीकों का अध्ययन करने के बाद इसके कुछ सहयोगी की बात भी हम कर लेंगे, और सहयोगियों के बाद में लास्ट इसका आलोचना एवं महत्व की हम चर्चा करते हैं। क्या इम्पोर्टेंस है दोस्तों, ये बहुत सारे टॉपिक्स हैं। इन टॉपिक्स में मैंने साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी संबंधी बातों को करने की कोशिश की है। आपको FW टेलर्स को हमें पढ़ना है। थोड़ा सा एक्चुअली क्या होता है कि मेन टॉपिक तो अपना वैज्ञानिक प्रबंध सिद्धांत है, लेकिन आपसे इस वैज्ञानिक प्रबंध सिद्धांतों से जुड़ी हुई बहुत सारी बातें भी हैं, तो वो भी आपको पूछी जा सकती है, पूछी गई है पहले एग्जामों में, इसलिए इसको भी पढ़ना, कंप्लीटली पढ़ना थोड़ा सा ज़रूरी होता है। दोस्तों FW टेलर जो है बेसिकली मैकेनिकल इंजीनियर थे। अमेरिका में शिकागो के पास इनका जन्म हुआ था, और बहुत गरीब परिस्थितियों में इनका पालन पोषण हुआ, ब्रॉटअप हुआ। इन्होंने मेहनत मजदूरी करते हुए अपनी मदर के साथ, क्योंकि परिस्थितियाँ ऐसी थी, बचपन में इनके फादर एक्सपायर हो गए थे और माताजी ने इनका पालन पोषण किया। पालन पोषण करने के बाद में ये जब जैसे जैसे आगे बड़े हुए, इन्होंने पढ़ाई की, इंटेलिजेंट थे और मैकेनिकल इंजीनियर बन गए। मैकेनिकल इंजीनियर बनने के बाद में इन्होंने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर एमटेक करने के लिए इन्होंने अपना एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया, वो एग्ज़ाम भी पास कर लिया। और एग्ज़ाम में पास होने के बाद लेकिन ये पढ़ाई कंटिन्यू नहीं कर पाए, क्योंकि जो केरोसिन की लाइट में पढ़ते हुए इनकी आंखों की रोशनी चली गई, मतलब आई साइड वीक हो गई, उनको छोटे अक्षर दिखने नहीं लगे। डॉक्टर्स ने मना कर दिया, उस समय टेक्नोलॉजी या मेडिकल साइंस उतना विकसित नहीं था, तो ऐसी स्थिति में इनको अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़ी। लेकिन ये व्यक्ति जो है, इन्होंने बेसिकली बहुत सारी कंपनियों में काम किया, बेथलेम स्टील कंपनी, मिडवेल स्टील कंपनी वगैरह कई सारी कंपनियों में काम किया, और इन्होंने निचले लेवल यानी मजदूर की एसएस से भी काम किया। बाद में ये इंजीनियर की एसएस से और चीफ इंजीनियर तक की पोस्ट पर ये पहुंचे थे। टॉप लेवल यानी मैनेजमेंट में भी ये पहुंच गए थे। तो ये थोड़ा सा इनका परिचय, बायोग्राफी है। इनको साइंटिफिक, इन्होंने बेसिकली इनका उद्देश्य उद्योगों में उत्पादन को बढ़ाना था। इन्होंने ट्रिपल ई पे बल दिया था। ट्रिपल ई का मतलब होता है ये काम को सही तरीके से प्रबंधित करने की बात कहते हैं, काम को व्यवस्थित करने की बात कहते हैं, प्रबंधित करने की बात कहते हैं। काम को व्यवस्थित या प्रबंधित करने का मतलब है कि ऐसा इस तरीके से काम को करो जिससे कि काम में ट्रिपल ई की प्राप्ति होती हो। किसकी प्राप्ति होती हो? ट्रिपल ई। ट्रिपल ई का मतलब हो गया यहाँ पर इकोनॉमी, एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस। यानी एफिशिएंसी मतलब कार्यकुशलता, इकोनॉमी मतलब मितव्ययता, और इफेक्टिवनेस का मतलब हो गया प्रभावशीलता। ये तीनों चीजें काम इस तरीके से करो जिससे कि काम को इस तरह से व्यवस्थित करो जिससे कि ट्रिपल ई की प्राप्ति हो, कार्यकुशलता, मितव्ययता, प्रभावशीलता की प्राप्ति हो, ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन हो, कम से कम लागत पर ज़्यादा कार्यकुशलता और प्रभावशीलता के साथ में अधिक से अधिक उत्पादन हुए। वही तरीका साइंटिफिक वे होता है, बेस्ट वे होता है। यानी इन्होंने काम को व्यवस्थित करके, यानी इस तरह से व्यवस्थित, तार्किक रूप से सोच समझ करके इस तरह से व्यवस्थित करने की बात कही जिससे ट्रिपल ई की प्राप्ति हो, ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन हो। इसी को इन्होंने वैज्ञानिक प्रबंधन कहा था। क्या कहा था? वैज्ञानिक प्रबंधन। तो वैज्ञानिक प्रबंधन क्या, आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि वैज्ञानिक प्रबंधन क्या है? कि काम को तार्किक रूप से, वैज्ञानिक तरीके से इस प्रकार व्यवस्थित करना जिससे कि ट्रिपल ई की प्राप्ति होती हो, कार्यकुशलता, मितव्ययता, प्रभावशीलता की प्राप्ति होती हो और उत्पादन ज़्यादा से ज़्यादा होता हो। ऐसे कार्य को व्यवस्थित करना ही वैज्ञानिक प्रबंधन कहलाता है, साइंटिफिक मैनेजमेंट कहलाता है, वैज्ञानिक प्रबंधन कहलाता है। तो दोस्तों साइंटिफिक मैनेजमेंट संबंधी बात आपको यहाँ पर क्लियर हो गई होगी। दोस्तों इन्होंने संगठन के अंदर काम करने की भौतिक दशाओं को सुधारने पे बल दिया। इन्होंने ये कहा कि संगठन के अंदर जो कर्मचारी हैं उन कर्मचारियों को जितना ज़्यादा आप मदद करोगे, जितना ज़्यादा हेल्प करोगे, जितना ज़्यादा आप उनके प्रति पॉजिटिव वातावरण रखोगे, काम की दशाएं अच्छी रखोगे, भौतिक कार्य दशाओं को जितना सुधारोगे, उतना ही कर्मचारियों का उत्पादन बढ़ता जाएगा, उनमें संतुष्टि बढ़ती जाएगी, उत्पादन भी उतना ही बढ़ेगा। तो काम की भौतिक दशाओं को सुधारने की बात ये कहते हैं। दोस्तों इन्होंने कुछ किताबें, कुछ लेख लिखे थे। लेख में ए पीसलेट सिस्टम 1895 में लिखा,
यानी भुगतान करने की नई प्रणाली बताई। उत्पादन करने वाले जो कर्मचारी हैं उनको कैसे भुगतान किया जाए, किस प्रकार से किया जाए, इसकी इन्होंने प्रणाली बताई। उसको उन्होंने जिस लेख में लिखा उसका नाम था ए पीसलेट सिस्टम। दूसरा शॉप मैनेजमेंट। इन्होंने संगठन में निचले लेवल के जो कर्मचारी होते हैं, इन निचले लेवल के जो कर्मचारी हैं, मजदूर वर्ग या कर्मचारी वर्ग जो होता है, उनके काम को कैसे मैनेज किया जाए, इसके संबंध में इन्होंने अपने शोध पत्र में लिखा था। उस शोध पत्र का नाम था शॉप मैनेजमेंट, 1903 में ही आया था। तीसरा जो होता है, इन्होंने एक और द आर्ट ऑफ कटिंग मेटल, बेसिकली इन्होंने मिडवेल स्टील कंपनी में कार्य किया था। किसमें कार्य किया था? मिडवेल स्टील कंपनी। मिडवेल स्टील कंपनी में इन्होंने अपने अधिकतर रिसर्च किए थे, मिडवेल स्टील कंपनी। तो दोस्तों मिडवेल स्टील कंपनी जो है लोहे के खानों से लोहा निकाल करके और फिर उसको प्लांट में ला करके उसको गलाया जाता था, उसमें अन्य धातुएं मिला करके जो है उससे स्टील बनाई जाती थी और स्टील की पतली पतली चद्दरें बना करके उनको काटा जाता था। फिर उस स्टील का जो भी सामान बनाना होता था वो बनाने के काम में वो चद्दरें आती थी। तो चद्दर को काटने में बड़ी मेहनत लगती थी। इन्होंने कोई वैज्ञानिक तरीका बताया काम करने का जिससे कि चद्दरों को आसानी से काटा जा सके, स्टील की चद्दरों को। तो उसके लिए इन्होंने 1906 में एक लेख लिखा था। उस लेख का नाम था द आर्ट ऑफ कटिंग मेटल। द आर्ट ऑफ कटिंग मेटल, धातु काटने की कला, ये इन्होंने इसमें लिखी थी। और इन सबको मिलाकर के इन्होंने क्या किया, इन सबको मिलाकर के इन्होंने वैज्ञानिक प्रबंध सिद्धांत पर एक किताब लिख दी 1911 में। 1911 में जो सबसे महत्वपूर्ण किताब थी इनकी, वो किताब थी, अब तक जो थे वो लेख थे, ये किताब है और किताब का नाम है प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट 1911। ये प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट किताब इन्होंने पब्लिश की और ये किताब इतनी लोकप्रिय हुई, इसकी लोकप्रियता, इस किताब को पढ़ने के बाद मैनेजमेंट के क्षेत्र में, उद्योग जगत में क्रांतिकारी बदलाव आए। जो उद्योग घाटे में थे वो प्रॉफिट में आने लगे, जो बंद पड़े थे वो थोड़ा सा चालू होने लगे और उद्योग जगत में जो एक अराजकता या शांति का माहौल था वो माहौल अपने आप खत्म होने लगा और उत्पादन बढ़ने लगा। अधिकारी कर्मचारियों के बीच जो झगड़े होते थे, आए दिन हड़ताल तालाबंदी होती थी, जो मजदूर यूनियनें हड़ताल करती थी, उन पर कंट्रोल लगने लगा। उसका परिणाम ये हुआ कि लास्ट में यहाँ ये इनकी उत्पादन जब तेजी से बढ़ा, इन सिद्धांतों को लागू किया, इसमें जो बातें लिखी थी उनको लोगों ने पढ़ा, समझा, उनको लागू किया, तो उसके परिणाम स्वरूप एक तरह से एक आंदोलन के रूप में इसकी लोकप्रियता फैली और इसको वैज्ञानिक प्रबंध आंदोलन नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया? वैज्ञानिक प्रबंध आंदोलन। और ये वैज्ञानिक प्रबंध आंदोलन को टेलर ने प्रतिपादित किया था। शुरुआत करने वाला श्रेय किसको जाता है? वैज्ञानिक प्रबंध आंदोलन को शुरू करने वाला व्यक्ति किसकी वजह से आया? वैज्ञानिक प्रबंध सिद्धांत किसने दिए? टेलर ने। इसलिए टेलर को वैज्ञानिक प्रबंध सिद्धांतों का जनक या पिता माना जाता है। दोस्तों वैज्ञानिक प्रबंध सिद्धांतों का जनक या पिता किसको माना जाता है? टेलर को माना जाता है। और टेलर के नाम पे इन वैज्ञानिक प्रबंध सिद्धांतों को टेलरवाद या टेलरिज्म के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? टेलरवाद, टेलरवाद या टेलरिज्म। टेलरवाद या टेलरिज्म के नाम से जाना जाता है। तो आपसे क्वेश्चन 2 नंबर में पूछा जा सकता है, टेलरवाद या टेलरिज्म से क्या मतलब है? वैज्ञानिक प्रबंध आंदोलन से क्या तात्पर्य है? इस तरह के क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे जाते हैं 2 नंबर में, 5 नंबर में। तो आप बता सकते हैं कि साइंटिफिक मैनेजमेंट संबंधी सिद्धांत जो टेलर द्वारा प्रतिपादित किए गए 1911 में इनकी किताब के अंदर, उनके आधार पे जो उद्योग जगत में मैनेजमेंट के क्षेत्र में तेजी से विकास हुआ, उस विकास के परिणाम स्वरूप क्रांतिकारी परिवर्तन उद्योग जगत में हुए और उनकी लोकप्रियता कोई वैज्ञानिक प्रबंध आंदोलन के नाम से जाना जाता है। और इन सिद्धांतों को टेलर ने प्रतिपादित किया था, टेलरवाद के नाम से जाना जाता है। तो शब्दों के हिसाब से ये आपको कैसे मैनेज करना है, ये आपको आर्ट आनी चाहिए, वो प्रैक्टिस से आती है। मेरा मानना है कि आपने प्रैक्टिस कर ली होगी, आपको वो आर्ट स्किल डेवलप आपने कर ली होगी। दोस्तों
ये आंदोलन 1920 के दशक में जो है पूरे अमेरिका और यूरोपीय देशों में तेजी से फैला। इसको टेलरवाद या वैज्ञानिक प्रबंध आंदोलन के नाम से जाना गया, लेकिन ये बाद में धीरे धीरे अमेरिका और यूरोपीय देशों से होते हुए 20 से 30 के दशक के बीच में जो है ये यूएसएसआर में पहुंचा। कहाँ पर पहुंचा? यूएसएसआर, सोवियत संघ, उस समय सोवियत संघ होता था, तो वहां पर इसको स्थानीय भाषा में स्ताखानोवाइट आंदोलन के नाम से जाना गया। तो स्ताखानोवाइट आंदोलन क्या है दोस्तों? स्ताखानोवाइट आंदोलन वैज्ञानिक प्रबंध आंदोलन का ही सोवियत संघ में या जो यूएसएसआर के देश थे उन देशों में स्थानीय भाषा में इसको स्ताखानोवाइट आंदोलन के नाम से जाना गया। तो दोस्तों यहाँ पर ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि स्ताखानोवाइट आंदोलन क्या है, स्ताखानोवाइट आंदोलन का संबंध किन देशों से है या किसे कहा गया, ये बातें आपसे पूछी जा सकती हैं। नेक्स्ट बात करते हैं शोल्डरिंग। शोल्डरिंग का मतलब क्या होता है? इसने बताया कि संगठन के अंदर जो कर्मचारी होते हैं वो कर्मचारी जो है दो प्रकार की एक्चुअली जो संगठन की प्रमुख समस्या है उस संगठन की प्रमुख समस्या को उन्होंने उजागर किया और प्रमुख समस्या के रूप में उन्होंने काम चोरी की घटना को उजागर किया। कर्मचारियों में पाई जाने वाली जो काम चोरी है, काम चोरी की घटना है, उसी को इन्होंने अपनी भाषा में शोल्डरिंग कहा। तो दोस्तों काम चोरी की घटना को भी इन्होंने गहराई से विश्लेषण किया और इन्होंने दो प्रकार की काम चोरी बताई, स्वाभाविक काम चोरी, स्वाभाविक काम चोरी और व्यवस्थित काम चोरी। स्वाभाविक काम चोरी और व्यवस्थित काम चोरी। दोस्तों स्वाभाविक काम चोरी का मतलब होता है कि व्यक्ति के शारीरिक थकान, कर्मचारी जब काम कर रहा तो काम करते करते जब शारीरिक थकान होती है तो और स्वाभाविक आदतों के कारण, शारीरिक थकान और स्वाभाविक आदतों के कारण जो व्यक्ति कामचोरी करता है उसको उन्होंने स्वाभाविक कामचोरी कहा। उन्होंने कहा कि औजारों संसाधनों का जो मजदूर वर्ग है, जो कर्मचारी वर्ग है, कर्मचारी वर्ग के जो संसाधन है, औजार है, उनका स्टैंडर्डाइजेशन करके उनको हल्का बना करके, फावड़े कुदाली पदार्थ जो भी उनके काम थे, संसाधन थे, उनको हल्का करके और उनमें वैज्ञानिक डिजाइन डेवलप करके, वैज्ञानिक तरीके से उनको डिजाइन करके जिससे कि कम मेहनत पे ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन हो सके, ऐसा कुछ चेंजेस करके इस स्वाभाविक कामचोरी को कम तो किया जा सकता, लेकिन इसको पूरी तरह समाप्त नहीं किया जा सकता। ये पूरी तरह समाप्त नहीं हो सकती। उसका जो मेन फोकस था टेलर का, वो व्यवस्थित कामचोरी को पूरी तरह समाप्त करने पर था। वो ये चाहता था कि जो जानबूझ करके, सोच समझ करके जो कर्मचारी मक्कारी देते हैं, काम नहीं करते हैं, वो काम को टालने की प्रवृत्ति रखते हैं, बचने की प्रवृत्ति रखते हैं, जिम्मेदारियों से बचना चाहते हैं, वो प्रवृत्ति समाप्त होनी चाहिए, तो उत्पादन अपने आप बढ़ जाएगा। इसके लिए इन्होंने बहुत सारे ये वैज्ञानिक प्रबंध सिद्धांत, तकनीकें, मानसिक क्रांति, कई सारी अवधारणाएं इन्होंने बताई। व्यवस्थित कामचोरी को दूर करने पे इनका मेनली फोकस था दोस्तों। तो संगठन की मूल समस्या के रूप में किसको बताया इन्होंने? शोल्डरिंग। शोल्डरिंग का मतलब क्या होता है? कामचोरी की घटना, मतलब संगठन में पाए जाने वाले जो कर्मचारी हैं उनके अंदर कामचोरी की जो प्रवृत्ति पाई जाती है उसी को इन्होंने शोल्डरिंग कहा है। तो आपको ये बात भी समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट बात करें दोस्तों पूर्व मान्यताएं। पूर्व मान्यताओं की बात करें तो पूर्व मान्यताएं मतलब कोई भी विचारक, देखिए टेलर ने वैज्ञानिक प्रबंध सिद्धांत दिए। कोई भी विचारक कोई भी सिद्धांत, कोई भी थ्योरी देता है, कोई भी अप्रोच रखता है तो उससे पहले उसकी कुछ कल्पनाएं होती है, पूर्व मान्यताएं होती है। तो टेलर की 3 पूर्व मान्यताएं थी वैज्ञानिक प्रबंध सिद्धांतों के संदर्भ में। 3 पूर्व मान्यताएं क्या थी? पूर्व कल्पनाएं थी पहली कि प्रबंधन एक सच्चा विज्ञान है, मतलब कामों को व्यवस्थित करके किया जा सकता है। प्रबंधन करना एक सच्चा विज्ञान है, तार्किक तरीके से व्यवस्थित किया जा सकता है, काम को व्यवस्थित तार्किक तरीके से, वैज्ञानिक तरीके से किया जा सकता है। उनकी ये मान्यता थी, उनकी एक सोच थी, उनकी एक कल्पना थी कि प्रबंधन एक सच्चा विज्ञान है और तार्किक तरीके से कामों का प्रबंधन किया जा सकता है। काम करने के कई सारे तरीके हो सकते हैं, उनमें से कोई ना कोई सर्वोत्तम तरीका, बेस्ट वे होता है। वैज्ञानिक तरीके से प्रबंध करने वाला तरीका भी पाया जाता है। तो
उन्होंने कहा कि काम करने का कोई ना कोई वैज्ञानिक प्रबंधन होता है, वैज्ञानिक प्रबंधन की खोज की जानी चाहिए, यानी वैज्ञानिक तरीके की खोज की जानी चाहिए। पहला जो पूर्व कल्पना या पूर्व मान्यता थी, तो पहली पूर्व मान्यता क्या बताई इन्होंने? पहली पूर्व मान्यता बताई कि काम वैज्ञानिक तरीके से किया जा सकता है और वैज्ञानिक तरीके की खोज की जा सकती है, या वैज्ञानिक रूप से प्रबंधन किया जा सकता है, वैज्ञानिक प्रबंधन के तरीकों को खोजा जा सकता है। दूसरी बात इन्होंने क्या कही, देखिए दोस्तों, दूसरी बात इन्होंने कही कि पहली बात तो वैज्ञानिक प्रबंधन की बात कही इन्होंने, क्या? वैज्ञानिक प्रबंधन, यानी पहली पूर्व मान्यता की खोज, वैज्ञानिक प्रबंधन की खोज करने की बात कही। दूसरी बात इन्होंने कही कि एक अच्छा कर्मचारी वह होता है, अच्छा कर्मचारी वह होता है जो अपने उच्च अधिकारी के आदेशों का पालन करे। जैसे ये उच्च अधिकारी है, नीचे वाला कर्मचारी है, तो ऊपर वाले ने जो नीचे वाले को आदेश दिए हैं, ये व्यक्ति इसको जो आदेश दे रहा है, ये आदेशों को जैसा बॉस कह रहा है वैसे की वैसे लागू करे, ये अपना दिमाग ना लगाए, ये अपना पहल पे अपने दिमाग से कोई काम नहीं करे, जैसा उच्च अधिकारी कह रहा है वो वैसा करे, क्योंकि उच्च अधिकारी ज़्यादा योग्य है, ज़्यादा समझदार है, ज़्यादा दृष्टिकोण इसका व्यापक है, तो ज़्यादा विशेषज्ञ है, तो ये जैसा आदेश दे रहा है वैसे ही इसको काम करना चाहिए, इसको अपना दिमाग नहीं लगाना चाहिए। तो अच्छा कर्मचारी वह होता है जो उच्च अधिकारी के आदेशों का पालन करे, ना कि स्वयं की पहल पर काम करे। और तीसरी बात जो इसमें इंपॉर्टेंट बात, संगठन में काम करने वाला जो कर्मचारी होता है वो आर्थिक मनुष्य होता है। कैसा होता है दोस्तों? आर्थिक मनुष्य की अवधारणा ये एग्जाम में पूछी जाती है और ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। आर्थिक मनुष्य, आगे की पूरी थ्योरी इसी पे आधारित होती है, चाहे वो शास्त्रीय उपागम हो, चाहे टेलर का हो, चाहे भली से मानव संबंध उपागम हो, व्यवहारवादी उपागम हो, ये आर्थिक मनुष्य की अवधारणा के आधार पर ही आगे की थ्योरीज का, आगे की जो भी विचारधाराएं हैं, उपागम है, उनका जन्म होता है। दोस्तों, आर्थिक मनुष्य की अवधारणा क्या है, इसको समझाने के लिए मैं आपको एक फ्लो चार्ट से, डायग्राम से बता रहा हूँ। मान लीजिए कोई संगठन है, इस संगठन में बहुत सारे अधिकारी कर्मचारी काम कर रहे हैं और ये सारे के सारे अधिकारी कर्मचारी अपनी अपनी लाइन में काम करते हैं। जैसे ऊपर से नीचे तक इस तरह से इनकी लाइनें होती हैं, इन लाइनों में ये काम करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर काम करने वाले जो कर्मचारी हैं, इनके मोटिवेशन को समझा रहा है। उनके मोटिवेशन के संबंध में कहता है कि मनुष्य जो होता है संगठन में अकेला होता है, एक दूसरे से कटा हुआ होता है, व्यक्ति पूर्ण तार्किक है लेकिन वो सेल्फिश होता है, पूरी तरह से सेल्फिश होता है, निजी हितों से संचालित होता है, वो अपने निजी हितों की पूर्ति के लिए ही काम करता है। संगठन में भीड़ की तरह होता है, जैसे भीड़ में सब लोग एक साथ दिखते हैं, ऐसा लगता है कि एक दूसरे के साथ मिलकर काम कर रहे हैं, एक दूसरे के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन हकीकत बात यह है कि कोई भी किसी से जुड़ा हुआ नहीं होता, कोई किसी के लिए काम नहीं करता, सब सेल्फिश होते हैं, सब अपने अपने निजी हितों के लिए काम करते हैं। तो संगठन में जितने भी कर्मचारी हैं, ये सारे के सारे अकेले अणु या परमाणु के रूप में है। भीड़ परिकल्पना का ये समर्थन करता है कि अकेले अणु या परमाणु के रूप में होते हैं और अपने निजी हितों से संचालित होते हैं, कोई किसी के लिए काम नहीं करता है। यानी मोटिवेशन संबंधी जो पहलू है हर व्यक्ति का केवल एक ही होता है, वो कॉमन है, वो क्या है? आर्थिक पहलू। निजी हितों से संचालित होते हैं, इनके आर्थिक हित जो होते हैं, निजी हित जो होते हैं, वो पूरे होते रहेंगे तो ये संगठन में काम करेंगे, काम करने के लिए मोटिवेट होंगे, नहीं तो काम नहीं करेंगे। तो इन्होंने कहा कि संगठन में काम करने वाला कर्मचारी कैसा होता है? आर्थिक मनुष्य होता है। तो इनकी 3 पूर्व मान्यताएं थी। काम करने का कोई ना कोई वैज्ञानिक तरीका होता है, उसकी खोज की जानी चाहिए, वैज्ञानिक प्रबंधन की खोज होनी चाहिए। अच्छा कर्मचारी वह होता है जो उच्च अधिकारी के आदेशों का पालन करे, और कर्मचारी अधिकारी जितने भी लोग संगठन में होते हैं, प्रशासन में होते हैं, उन सबको हम क्या कहते हैं? आर्थिक मनुष्य के रूप में ये देखता है। दोस्तों, यहाँ पर ये 3 पूर्व मान्यताएं हैं। फिर इन 3 पूर्व मान्यताओं के आधार पे इसकी मुख्यतया 4 वैज्ञानिक प्रबंधन सिद्धांत है। बाकी के और भी सब्सिडरी सिद्धांत हैं, लेकिन वो मेन 4 सिद्धांत हैं। उन 4 सिद्धांतों को आपको याद रखना चाहिए। इन्हीं के आधार पे उसने 4 वैज्ञानिक प्रबंधन सिद्धांत दिए। सबसे पहला सिद्धांत तो इसने बताया कि कार्य वैज्ञानिक तरीके से किया जाना चाहिए। कार्य वैज्ञानिक तरीके से
या सर्वोत्तम वे से, सर्वोत्तम तरीका या वैज्ञानिक तरीका कौन सा है जिसमें ट्रिपल ई की प्राप्ति होती हो? कौन सा तरीका है? ट्रिपल ई, कार्यकुशलता, मितव्ययता और प्रभावशीलता की प्राप्ति होती हो, वही बेस्ट वे होता, सर्वोत्तम तरीका होता है। कार्य वैज्ञानिक तरीके से किया जाना चाहिए, ना कि अंगूठे के नियम से। अंगूठे के नियम से यानी लकीर के फकीर मत बनो, परंपरागत तरीकों को छोड़ो, अब वो तरीका ढूंढो जिसमें कम से कम लागत पर, कम से कम मेहनत पर, ज़्यादा से ज़्यादा कार्यकुशलता के साथ में और प्रभावशीलता के साथ में अधिक से अधिक उत्पादन हो सके। वही तरीका बेस्ट वे है, वही वैज्ञानिक प्रबंधन कहलाता है। तो काम वैज्ञानिक तरीके से होना चाहिए, ना कि परंपरागत तरीके से, ना कि अंगूठे के नियम से। लकीर के फकीर नहीं बनना है। दूसरी बात इन्होंने कही कि कर्मचारियों को वैज्ञानिक आधार पर भर्ती करनी चाहिए। वैज्ञानिक आधार पे या योग्यता के आधार पे कर्मचारियों की भर्ती, वैज्ञानिक तरीके से कर्मचारियों की भर्ती करनी चाहिए एवं उन्हें प्रशिक्षण भी वैज्ञानिक तरीके से दिया जाना चाहिए। योग्यता के आधार पे कर्मचारियों की भर्ती करो, वैज्ञानिक तरीके से मानदंड तय करो योग्यता के, और वैज्ञानिक तरीके से ही एग्जाम लो, और फिर उनको वैज्ञानिक तरीके से क्या दो, उनको भर्ती करने के पश्चात प्रशिक्षण दो, तब जा करके यानी योग्य कर्मचारियों की भर्ती करो। सीधी सी बात यह है। तीसरी बात इन्होंने कहा कि सहयोगात्मक पर्यवेक्षण को अपनाओ। सहयोगात्मक पर्यवेक्षण, सहयोगात्मक पर्यवेक्षण का मतलब हुआ दोस्तों कि अपने अधीनस्थों के कार्यों की जिम्मेदारी, नीचे वाला जैसे कर्मचारी है तो इस कर्मचारी का बॉस ये है, माना कि नीचे वाला ये कर्मचारी है, ये बॉस है, तो नीचे वाले कर्मचारी के कार्यों की जिम्मेदारी उच्च अधिकारी को लेनी चाहिए। मतलब नीचे वाला सही से काम करे, इसके लिए ऊपर वाला उस पर देख रेख करेगा। तो नीचे वाले से अच्छे से काम करवाना है, ये उच्च अधिकारी देख रेख करेगा, और इसके संबंध में उच्च अधिकारी जब इसके कामों की देखरेख करे, पर्यवेक्षण करे, तो वो अपना सहयोगात्मक रवैया अपनाए। कैसा रवैया? सहयोगात्मक, नकारात्मक पर्यवेक्षण नहीं बल्कि सकारात्मक पर्यवेक्षण करे। उसको मदद करने वाला, गाइडेंस देने वाला, अनुशासित करने वाला पर्यवेक्षण होना चाहिए, ना कि केवल गलतियां खोजने वाला पर्यवेक्षण होना चाहिए। और चौथी बात, कार्यों का स्पष्ट विभाजन होना चाहिए। संगठन के अंदर कार्यों का स्पष्ट विभाजन होना चाहिए जिससे कि कार्य विशेषीकरण की प्राप्ति की जा सके। यानी विभिन्न पद जो हैं, इन विभिन्न पदों के कामों का स्पष्ट विभाजन होना चाहिए, किसी भी प्रकार की कोई ओवरलैपिंग नहीं हो। और जब कामों का स्पष्ट विभाजन होगा तो जो सबसे योग्य कर्मचारी होंगे उनको उन पर भर्ती किया जाएगा, और एक जैसा काम करते करते उनके काम में परफेक्शन आ जाएगा, काम में क्या आ जाएगा, विशेषीकरण आ जाएगा। तो कार्य विभाजन और कार्य विशेषीकरण आपस में जुड़ी हुई अवधारणाएं हैं, इसलिए बहुत सी जगह पर कार्य विभाजन भी लिखा होता है और कार्य विशेषीकरण भी लिखा होता है, तो उससे हमें कंफ्यूज नहीं होना है। तो दोस्तों यहाँ पर कार्य विभाजन या कार्य विशेषीकरण की अवधारणा को भी अपनाना चाहिए। ये 4 सिद्धांत हैं, मेनली वैज्ञानिक प्रबंधन संबंधी 4 सिद्धांत हैं। कार्य वैज्ञानिक तरीके से किया जाना चाहिए, वैज्ञानिक भर्ती एवं प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए कर्मचारियों को, और अपने अधीनस्थ कर्मचारियों के कार्यों की जिम्मेदारी उच्चस्थों को लेनी है, उनके कामों का सहयोगात्मक पर्यवेक्षण किया जाना चाहिए, और कार्यों का स्पष्ट विभाजन होना चाहिए ताकि कोई भी ओवरलैपिंग ना कर सके। दोस्तों ये जो है 4 वैज्ञानिक प्रबंधन सिद्धांत हैं। बाकी के तो वैज्ञानिक प्रबंधन सिद्धांतों के अंदर बहुत सारी बातें जो हैं जो जोड़ी जाती हैं, वो वैज्ञानिक प्रबंधन सिद्धांत की विशेषताएं हैं। क्या हैं वो विशेषताएं हैं? अधिकतम उत्पादन, ट्रिपल ई पेबल, कार्य की भौतिक दशाओं में सुधार, ये सारी की सारी वैज्ञानिक प्रबंधन सिद्धांत की विशेषताएं हैं। ये सिद्धांत तो मेनली जो है 4 ही सिद्धांत हैं, इन्हीं के अंदर वो सब्सिडरी हैं, इन्हीं के अंदर चीज़ों को समाहित। सीमित उत्पादन की जगह अधिकतम उत्पादन होना चाहिए, तकनीकों का प्रयोग होना चाहिए, ये सारी बातें इसमें यहाँ पे आएंगी। तो मैं यहाँ पे आगे बात करते हैं, चर्चा करते हैं हम लोग अगली अवधारणा पे। कौन सी? मानसिक क्रांति की अवधारणा। मानसिक क्रांति की अवधारणा क्या कहती है? देखिए, मानसिक क्रांति की अवधारणा को हम समझाते हैं। आपको पता है, आप ये जानते हैं कि ऊपर के लेवल पे अधिकारी काम करते हैं, निचले लेवल पे कर्मचारी काम करते हैं। हमेशा अधिकारी और कर्मचारियों के बीच में झगड़े रहते हैं। अधिकारी और कर्मचारियों के बीच में हमेशा झगड़े रहते हैं। क्या? ये दोनों पक्ष जो हैं अपने आप को, ये प्रबंधक हैं, ये कर्मचारी हैं, दोनों पक्ष संगठन के अंदर एक दूसरे को अपना विरोधाभासी मानते हैं,
अपने हितों के लिए एक दूसरे का दुश्मन मानते हैं, एक दूसरे को अपने लिए अपने हितों के विपरीत मानते हैं। तो यहाँ पर मानसिक क्रांति की अवधारणा के अंदर टेलर कहता है कि प्रबंधकों को और कर्मचारियों को दोनों को अपनी सोच में परिवर्तन करना चाहिए। क्यों? क्योंकि इनका हित और इनका हित, दोनों का ही हित इस संगठन के हित में निहित है, क्योंकि दोनों संगठन से जुड़े हैं। संगठन को लाभ पहुंचेगा तो निश्चित रूप से उस लाभ में से जितना ज़्यादा लाभ संगठन को होगा उतना ही इनको भी मिलेगा और इनको भी मिलेगा। दोस्तों, अगर ये मिलके काम करेंगे, झगड़ा करने के बजाय आपस में मिलके सहयोग से काम करेंगे, तो उत्पादन ज़्यादा से ज़्यादा होगा। ज़्यादा उत्पादन होगा तो लाभ में हिस्सा इनको भी ज़्यादा मिलेगा और इनको भी मिलेगा। लेकिन आपस में झगड़ा करते हुए, ये आपस में एक दूसरे को विपरीत मानते हुए, अपने हितों के विरोधाभासी मानते हुए अगर सहयोग न करते हुए आपस में काम करेंगे, फॉर्मेलिटी करेंगे, तो फिर उत्पादन भी सीमित होगा। उत्पादन सीमित होगा तो इनको भी प्रॉपर लाभ नहीं मिलेगा, इनको भी लाभ नहीं मिलेगा। तो लाभ में हिस्सा जो है बराबर मिले, अच्छा मिले, ज़्यादा से ज़्यादा इनको दोनों पक्षों को ही लाभ हो, इसके लिए ज़रूरी है दोनों सहयोगात्मक रवैया अपनाते हुए काम करें। इसके लिए इनको मानसिक चेंज, मानसिक क्रांति करनी पड़ेगी। अपने दिमाग में चेंज करके जो है सोच को परिवर्तित करना पड़ेगा। प्रबंधक और कर्मचारी एक दूसरे के विरोधाभासी नहीं, बल्कि एक दूसरे के हितों के लिए पूरक होते हैं। ये एक दूसरे के सहयोगी होते हैं, मिलकर काम करना चाहिए। यही अवधारणा मानसिक क्रांति की अवधारणा कहलाती है। दोस्तों, ये मानसिक क्रांति की अवधारणा को वैज्ञानिक प्रबंध सिद्धांतों का सार या दर्शन कहा जाता है। सार या दर्शन कहा जाता है। और फिर इसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों तकनीकों की। तकनीकों पे भी हम चर्चा कर लें तो तकनीकों के अंदर इन्होंने बहुत सारी तकनीकें बताई। जैसे अपन न्यू पेज पे ले लेते हैं इसको। सबसे पहले बल्क स्टडी। बल्क स्टडी एक तकनीक है। इसके अंदर इन्होंने काम करने के बेस्ट वे की खोज की थी। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि कार्य करने के सर्वोत्तम तरीके की खोज की। सर्वोत्तम तरीके की खोज पर, मतलब बेस्ट वे से काम कैसे किया जाए, इसको पता जो लगाया था कौन सी स्टडी के अंदर, कौन सी तकनीक के अंदर लगाया था, बल्क स्टडी के अंदर। दूसरा टाइम स्टडी या मोशन स्टडी। टाइम स्टडी या मोशन स्टडी दोस्तों गति अध्ययन या समय अध्ययन के अंदर इन्होंने विराम घड़ी, स्टॉप वॉच का प्रयोग करते हुए काम करने में लगने वाले समय का अध्ययन किया था। तो इस तकनीक को हम टाइम स्टडी कहते हैं। लगने वाली तकनीक का अध्ययन करने की वाली जो तकनीक है, काम करने में लगने वाले समय, यानी कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा कैसे काम किया जाए, इसके लिए इन्होंने टाइम स्टडी किया था। तीसरा है इनका फंक्शनल फॉर्मेनशिप। कौन सा है दोस्तों? फंक्शनल। नेक्स्ट है फंक्शनल फॉर्मेनशिप। फंक्शनल फॉर्मेनशिप या इसको हम कार्यात्मक पर्यवेक्षण भी कहते हैं। हिंदी में कार्यात्मक पर्यवेक्षण कहते हैं और इंग्लिश में इसको हम फंक्शनल फॉर्मेनशिप कहते हैं। दोस्तों, ये फंक्शनल फॉर्मेनशिप क्या है? फंक्शनल फॉर्मेनशिप एक्चुअली टेलर जो है कामों में परफेक्शन चाहता था। टेलर वैज्ञानिक था और साइंटिफिक माइंड का व्यक्ति था। वो कामों में परफेक्शन चाहता था। वो ये चाहता था कि निचले लेवल का कर्मचारी भी हो, कोई भी कर्मचारी ऊपर लेवल पे या निचले लेवल पर, हर एक व्यक्ति के कामों में परफेक्शन होना चाहिए। तो उसने ये समझाया कि एक कर्मचारी को कम से कम 8 विशेषज्ञों से आदेश निर्देश दिए जाने चाहिए। कितने लोगों से? 8 लोगों से, 8 विशेषज्ञों से उसके कामों का पर्यवेक्षण किया जाना चाहिए। 8, क्योंकि 8 जो हैं अपने अपने क्षेत्रों के ये विशेषज्ञ होंगे। ये 8 की 8 जो हैं अपने अपने क्षेत्रों के विशेषज्ञ के रूप में ये काम करेंगे। तो यहाँ पर ये सब के सब अपने अपने विशेषज्ञता के आधार पे अपने अपने कामों के क्षेत्र में कर्मचारी को क्या देंगे? ये आदेश निर्देश देंगे। तो इसी को
परफेक्शन लाने के लिए, इस कर्मचारी के कामों पर परफेक्शन लाना है, जैसे ये कर्मचारी है तो इसके काम में परफेक्शन लाने के लिए कम से कम 8 विशेषज्ञों के द्वारा, 8 एक्सपर्टों के द्वारा उसको कामों का पर्यवेक्षण किया जाना चाहिए, आदेश निर्देश दिए जाने चाहिए और उनकी देखरेख में ही इससे काम करवाया जाना चाहिए। यही फंक्शनल फोरमैनशिप कहलाती है। इससे क्या होगा कि ये अपने अपने फील्ड के विशेषज्ञ हैं। जैसे आप आदेश की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आदेश की प्रिपरेशन करते टाइम आप आदेश की जब कोचिंग करते हैं तो कोचिंग करने के लिए आपके 20 से 25 जो भी सब्जेक्ट हैं आपके सिलेबस में, टोटल हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, फिलॉसफी, इथिक्स, मैनेजमेंट, सोशोलॉजी, बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं आपके। इन सारे सब्जेक्टों के अलग अलग एक्सपर्ट, जिनका जिस विषय का एक्सपर्टाइजेशन है, उन एक्सपर्टों से आप पढ़ना चाहेंगे, ना कि एक ही व्यक्ति से, क्योंकि एक ही व्यक्ति सब सब्जेक्टों का गहराई से एक्सपर्ट नहीं हो सकता। तो ऐसी स्थिति में आपको हिस्ट्री का विशेषज्ञ, जिसने 15-20 साल से हिस्ट्री पढ़ाई है या बहुत नॉलेज रखता है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, पॉलिटिकल साइंस, सोशोलॉजी, इकोनॉमिक्स, बहुत सारे जो विषय हैं साइंस वगैरह, उनके एक्सपर्ट आपको सलाह दे रहे हैं और आप उनके पढ़ाए हुए नोट्स, उनके गाइडेंस में आप पढ़ते हैं, तो आपके काम में भी परफेक्शन आता है, जिससे कि आप एग्जाम में परफॉर्मेंस अच्छा करके आवें। तो इसी तरीके से ये कर्मचारी के कामों में परफेक्शन लाना है। इसका परफेक्शन लाने के लिए कम से कम 8 अधिकारियों से आदेश निर्देश मिलने चाहिए। 8 में से जो 4 हैं ये क्रियान्वयन पक्ष से होते हैं, ये क्रियान्वयन पहलू पर ध्यान देंगे, और इधर जो हैं ये नियोजन पक्ष से संबंधित है, ये प्लानिंग के मामले में समझाएंगे। नियोजन पक्ष वालों को हम जो होते हैं क्लर्क के नाम से जाना जाता है, उधर जो बॉस के नाम से जाना जाता है, जैसे निर्देश कार्ड क्लर्क, समय लागत क्लर्क, रूट क्लर्क और डिसिप्लिनियर, ये 4 नाम होते हैं। यहाँ पर आपको इनके जो नाम हैं वो नाम भी कई बार पूछ लेते हैं, इसमें आपको बताना पड़ेगा। जैसे अपन कहें निर्देश कार्ड क्लर्क, समय एवं लागत क्लर्क, समय व लागत क्लर्क, रूट क्लर्क और डिसिप्लिनियर यानी अनुशासक, ये जो है नियोजन पक्ष से संबंधित है। ये चारों लोगों के नाम हैं, इन चारों के नाम हैं। क्रियान्वयन पक्ष से जो लोग होते हैं इनका नाम गैंग बॉस, स्पीड बॉस, रिपेयर बॉस और इंस्पेक्टर, निरीक्षक। दोस्तों ये अपने अपने क्षेत्रों के विशेषज्ञ हैं। इन चारों के नियोजन पक्ष वाले जो है इन चारों के नाम हैं, इधर ये इन चारों के नाम है। ये क्रियान्वयन वाले पहलू पर पर्यवेक्षण करेंगे, ये नियोजन प्लानिंग संबंधी पहलुओं को देखेंगे। यानी एक कर्मचारी जब काम करेगा तो अपना दिमाग नहीं लगाए, ये उच्च अधिकारी जो विशेषज्ञ हैं, ये विशेषज्ञ जैसा कह रहे हैं वैसे ही करिए। ये उसी तरह की बात है कि हम लोग आप लोगों को पढ़ाते समय कई बार टीचर्स कहते हैं कि आप अपना ज़्यादा दिमाग मत लगाओ, ज़्यादा विद्वान मत बनो, ज़्यादा ज्ञानी मत बनो, हम जैसा बता रहे हैं, जितना बता रहे हैं उस तरह से पढ़ लीजिए। तो वही बात ये कह रहे हैं कि यहाँ पर टेलर कहता है कि इसको अपना दिमाग नहीं लगाना चाहिए, स्वयं की पहल पे काम नहीं करना चाहिए, उच्च अधिकारी विशेषज्ञ जैसा कह रहा है वैसे ही उसे काम करना चाहिए। यानी एक कर्मचारी को कम से कम 8 विशेषज्ञों से पर्यवेक्षण या मार्गदर्शन या निर्देशन मिलना चाहिए। ये जो अवधारणा है यही फंक्शनल फोरमैनशिप या कार्यात्मक पर्यवेक्षण कहलाती है। इससे कार्यों में विशेषीकरण की प्राप्ति होती है। दोस्तों ये है फंक्शनल फोरमैनशिप की अवधारणा। फंक्शनल फोरमैनशिप की अवधारणा के अलावा एक और बात हम यहाँ पे कर लेते हैं, चर्चा हम कर लेते हैं दोस्तों, वो है एक और सिद्धांत इन्होंने बताया है, एक और अवधारणा या तकनीक बताई है। उस तकनीक का नाम है, चौथी तकनीक पे हम बात करते हैं, वो है अपवाद प्रबंधन। अपवाद प्रबंधन से पहले दूसरी है डिफरेंशिएट पीच रेट सिस्टम। डिफरेंशिएट पीच रेट विभेदित दर प्रणाली, डिफरेंशिएट पीच रेट सिस्टम, डिफरेंशिएट पीच रेट सिस्टम विभेदित दर प्रणाली।
दोस्तों डिफरेंशिएट पीस रेट सिस्टम है क्या? एक्चुअली टेलर ने भुगतान करने की नई प्रणाली बताई। ये पीस रेट सिस्टम जो इन्होंने लेख लिखा था, उस लेख के अंदर इन्होंने भुगतान करने की एक नई प्रणाली, नई प्रक्रिया बताई थी, उसी के बारे में बताया। इन्होंने क्या किया कि तय कर लिया, एक निश्चित मानदंड तय कर लिया। ये अपन ने मान ले मानदंड कि 8 घंटे में एक योग्यता के आधार पे वैज्ञानिक तरीके से भर्ती किया गया और प्रशिक्षित किया गया व्यक्ति जो सबसे योग्य है, वो दिन भर में कितना काम कर लेगा, 8 घंटे में कितना काम कर लेगा, उसको आधार पे इसने एक्सपेरिमेंट करके तय कर लिया कि एक योग्य कर्मचारी जो है कितना काम कर सकता है, वो मानदंड तय कर दिया। उस मानदंड के हिसाब से अब काम करवाना है। अगर उसने मानदंड से नीचे कोई काम कर रहा है तो उसको न्यूनतम दर प्रणाली या निम्न पीस रेट मिलेगी। निम्न पीस रेट के आधार पर भुगतान होगा। अगर कोई व्यक्ति मानदंडों पे काम कर रहा है तो उसको निम्न पीस रेट तो मिलेगी, साथ में बड़ा बोनस मिलेगा, बड़ा बोनस भी उसको दिया जाएगा। और कोई मानदंड से ऊपर कोई कर्मचारी काम करेगा तो उसको उच्च दर के आधार पर, उच्च पीस रेट के आधार पर भुगतान किया जाएगा, उच्च पीस रेट के आधार पर भुगतान किया जाएगा। यानी इसने क्या किया कि वेतन देने की प्रणाली को विभेदित कर दिया, 3 स्तरों में बांट दिया। इसने क्या किया, पहले लमसम वेतन जो दिया जाता था या महीने का वेतन दिया जाता है या पर डे का वेतन दिया जाता था, उसके बजाय इसने वेतन देने की प्रणाली बदल दी। वेतन देने की प्रणाली बदलने का मतलब हुआ कि इसने ये तय कर दिया कि पर इकाई के हिसाब से, जितनी यूनिट, जितना इकाई काम करोगे उसी हिसाब से वेतन मिलेगा। अब माना कि अपन मान ले कि लोहा निकालना है खान से, तो लोहा निकालने का अपन ने एक परात लोहा निकालेगा तो उसका 2 रुपये के हिसाब से भुगतान होगा। ये न्यूनतम पीस रेट तय कर दी। अपन ने मान लिया मानदंड 50 से 60 परात लोहा निकाल लेता है कोई व्यक्ति, तो वो मानदंड यानी सही मानदंडों पे काम कर रहा है। तो 50 से 60 के बीच में मानदंड तय कर लिया और यहाँ पर एक परात की कीमत क्या बता दी, मजदूरी क्या बता दी, 2 रुपये बता दी। अगर कोई व्यक्ति 45 परात निकालेगा तो उसको न्यूनतम पीस रेट मिलेगी, यानी 1 रुपये, एक परात का 2 रुपये के हिसाब से भुगतान होगा। तो यहाँ 45 परात का कितना होगा दोस्तों, 45 परात का होगा 90 रुपये भुगतान हो जाएगा। 49 करेगा तो उसको 98 रुपये मिल जाएंगे। लेकिन किसी ने 55 परात काम किया तो उसको 55 × 2 करके निम्न पीस रेट के आधार पे 110 रुपये तो मिलेंगे, साथ में कुछ बड़ा बोनस 15, 20, 25, 30 रुपये और एक्स्ट्रा उसको बोनस के रूप में दिए जाएंगे। तो ये एक लालच दे दिया। और अगर कोई व्यक्ति 60 परात से ऊपर काम करेगा तो उसको 2 रुपये की जगह 2 रुपये 50 पैसे के हिसाब से भुगतान या 3 रुपये के हिसाब से भुगतान, पूरा की पूरा ही भुगतान किया जाएगा। ये इस तरह से विभेदित दर प्रणाली इन्होंने सेट कर दी थी। इससे क्या होगा, कर्मचारी जो जानबूझ के मक्कारी देता था, जानबूझ के काम चोरी करता था, व्यवस्थित काम चोरी करता था, वो काम चोरी बंद कर देगा। क्योंकि मनुष्य एक आर्थिक प्राणी है, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाना चाहता है, इसलिए उसने मनुष्य को आर्थिक प्राणी मानते हुए काम करने के लिए आर्थिक लालच देने की बात करी। यहाँ पे एक तरह से देखा जाए तो ये लालच क्या है, बड़ा बोनस और उच्च पीस रेट क्या है, लालच। मनुष्य लालची होता है जो ज़्यादा से ज़्यादा काम करना चाहता है, पैसा कमाना चाहता है। ये अवधारणा को सोच करके ही उसने ये पीस रेट सिस्टम को डेवलप किया था। दोस्तों बात समझ में आ रही होगी। इसी के आधार पे एक और अवधारणा आती है दोस्तों, यहाँ पे अपवाद प्रबंधन। अपवाद प्रबंध, अपवाद प्रबंध की जो अवधारणा है, अपवाद प्रबंध की अवधारणा क्या कहता है कि उच्च अधिकारियों को, देखिए संगठन में ये उच्च अधिकारी हैं, ये निचले लेवल पे कर्मचारी हैं, तो उच्च अधिकारी जब नीचे वाले के कामों का देखरेख कर रहे हैं, पर्यवेक्षण कर रहे हैं, तो पहली तो बात क्या कहता है, आपने वैज्ञानिक तरीके से काम करवाया है, काम करने की भौतिक दशाएं अच्छी हैं, पीस रेट सिस्टम वगैरह सारे लागू कर रखे हैं, वैज्ञानिक प्रबंध सिद्धांत लागू कर रखे हैं, तो ये तय है कि अधिकांश कर्मचारी जो होते हैं, 90% कर्मचारी जो है आपके मानदंडों के अनुसार या मानदंडों से ऊपर काम करेंगे। लेकिन फिर भी कुछ इक्के दुक्के कर्मचारी, अपवाद स्वरूप कर्मचारी 2-5% होंगे जो कि लालच देने के बाद, सब कुछ करने के बावजूद भी वो सही से काम नहीं कर रहे। तो यहाँ मैनेजमेंट को क्या करना चाहिए कि जो कर्मचारी मानदंडों पर या मानदंडों से ऊपर काम कर रहे हैं
उनके कामों में तो हस्तक्षेप नहीं करना है, लेकिन जो कर्मचारी मानदंडों से नीचे काम कर रहे हैं, लगातार मानदंडों से नीचे काम कर रहे हैं, लगातार निम्न पीसी रेट ले रहे हैं, उन्हीं पर ज़्यादा फोकस करना है और ये चेक करना है कि क्या कोई टेक्निकल समस्या है, क्या दिक्कत है, उनकी कोई समस्या है तो उसको मदद करो, उसको दूर करो, उनको मोटिवेट करो ज़्यादा काम करने के लिए। अगर फिर भी वो मोटिवेट नहीं होता, फिर भी वो काम नहीं करता है, समझाने के बाद इसका मतलब वो जानबूझ के काम नहीं करना चाहता, तो उसको कंपनी से डरा धमका करके काम करवाओ या फिर लास्ट में कंपनी से उसको निकाल दो। एक तरह से इसने गाजर छड़ी सिद्धांत को अपना लिया। हमारे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में इसको गाजर छड़ी सिद्धांत एक्चुअली इकोनॉमिक्स से ली हुई अवधारणा है। ये गाजर छड़ी सिद्धांत कैरेट एंड स्टिक थ्योरी कहलाती है। मतलब गधा जब नहीं चलता तो उसके सामने गाजर लटका दो और फिर भी नहीं चले, लालच में, गाजर खाने के लालच में चलेगा, और फिर भी नहीं चलता तो उसको पीछे से डंडे लगाओ, डरा धमका करके लालच और भय के आधार पर काम करवाना। ये गाजर छड़ी सिद्धांत जो है आर्थिक मनुष्य की अवधारणा के अंतर्गत अपने आप निकल के आता है। यानी आर्थिक मनुष्य की अवधारणा लालच को अभिप्रेरणा के रूप में देखती है या भय को अभिप्रेरणा के रूप में देखती है। लालच और भय पे आधारित अवधारणा है, जबकि ये इसकी आलोचना की जाती है मनुष्य गधा नहीं है, मनुष्य मशीन का पुर्जा नहीं है। ये कई सारी एक तरह से कमियां हैं जो हम आलोचना में इसकी चर्चा हम करते हैं। दोस्तों, ये है कौन सा अपवाद प्रबंधन, यानी अपवाद स्वरूप लोग जो हैं उन्हीं के कामों पे ध्यान दो जो निरंतर निम्न पीसी रेट ले रहे हैं या उत्पादन मानदंडों के अनुसार नहीं कर रहे हैं, केवल उन्हीं पे ध्यान देना चाहिए। जो मानदंडों पर या मानदंडों से ऊपर काम कर रहे हैं उनके कामों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। अपवाद प्रबंधन कहलाता है। दोस्तों, इसके अलावा और भी बहुत सारी तकनीकें थी, जैसे नियोजन कक्ष की स्थापना, कार्य बोनस तंत्र की स्थापना करना, कई सारी चीज़ें थी, फ्लो प्रोसेस चार्ट वगैरह बनाना, बहुत सारी बातें हैं जो इन्होंने की, इनके साथियों के साथ मिलकर के की। तो ये वैज्ञानिक प्रबंधन के अंदर ही आता है, ये सारी की सारी तकनीकें हैं। और ये फंक्शनल फॉर्मेनशिप आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, अपवाद प्रबंधन आपसे पूछा जाता है, डिफरेंशिएट पीसी रेट सिस्टम आपसे पूछा जाता है, मानसिक क्रांति की अवधारणा, वैज्ञानिक प्रबंध सिद्धांत के विशेषताएं या वैज्ञानिक प्रबंध सिद्धांतों को स्पष्ट कीजिए। इस तरह से आपके मेंस में क्वेश्चन आते हैं, तो ये मेंस के क्वेश्चन जो है आप लोग कर सकते हैं, आसानी से बता सकते हैं। दोस्तों, नेक्स्ट अगर हम बात करें तो तकनीकों के बाद में कुछ चर्चा हम सहयोगियों पे कर लें। इनके कुछ सहयोगी हैं, जैसे सहयोगियों के नाम है हेनरी गेंट। हेनरी गेंट इनके सहयोगी हैं। इन्होंने टेलर को कार्य बोनस तंत्र और गैंट चार्ट स्थापित करने में मदद की। तकनीकें हैं, ये कुछ व्यवस्थाएं हैं वैज्ञानिक प्रबंधन की, वो करने में इन्होंने मदद की। ये टेलर के सहयोगी थे हेनरी गेंट। इन्होंने कार्य बोनस तंत्र की स्थापना की थी और गैंट चार्ट बनाया था इन्होंने। तो इनको भी जाना जाता है, अच्छी आदतें विकसित करने पे बल भी दिया था हेनरी गेंट ने। इसी तरीके से एक हेनरी गेंट के बाद एक गिलब्रेथ दंपति थे, फ्रैंक गिलब्रेथ और लिलियन गिलब्रेथ, हस्बैंड वाइफ थे दोनों। ये गिलब्रेथ दंपति ने भी गिलब्रेथ जो दंपति हैं इन्होंने भी काम किया, ये भी इनके सहयोगी थे। और गिलब्रेथ दंपति ने फ्लो प्रोसेस चार्ट की स्थापना की थी। साथ में इन्होंने एक कार्य करने की इकाई के रूप में एक थर्बलिक नाम की यूनिट का नाम दिया। थर्बलिक अपनी गिलब्रेथ के नाम पे ही उल्टा करके इन्होंने थर्बलिक कर दिया। तो गिलब्रेथ और थर्बलिक, ये थर्बलिक कार्य करने की इकाई है। फ्लो प्रोसेस चार्ट के माध्यम से इन्होंने काम करने के वैज्ञानिक तरीके की खोज करने में टेलर की मदद की थी। तो गिलब्रेथ दंपति इसी तरीके से एक विचारक हैं जिनका नाम है इमर्सन ने कार्यकुशलता के 12 सिद्धांत प्रतिपादित किए थे। और सबसे महत्वपूर्ण जो इनका सहयोगी था उसका नाम था एम.एल. कुक। क्या नाम था दोस्तों? एम.एल. कुक ने दो बातें की। टेलर का सहयोगी था लेकिन टेलर से एक कदम आगे चलता है। टेलर ने वैज्ञानिक प्रबंध सिद्धांतों का प्रयोग केवल और केवल उद्योग जगत के लिए किया था, उद्योगों में उत्पादन बढ़ाने के लिए किया था। वहीं इन्होंने जो
शिक्षा के क्षेत्र में भी इसको अपनाया था। उद्योगों में तो अपनाया, शिक्षा के क्षेत्र में भी इसको वैज्ञानिक प्रबंध सिद्धांतों को अपनाने की सिफारिश की थी एमएल कुक ने। दूसरी बात, टेलर से अलग होकर के एमएल कुक साहब ये कहते हैं कि सहभागी प्रबंधन को बढ़ावा देना चाहिए, सहभागी प्रबंधन को अपनाना चाहिए। यानी यहाँ प्रबंधकीय गतिविधियां जो की जाए उच्च अधिकारियों के द्वारा, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, जो भी कुछ किया जाए, तो उस समय ये नीचे वालों से सलाह लें, नीचे वालों की सलाह लेकर के करें। सलाह को मानना नहीं मानना कोई जरूरी नहीं है, अगर आपको उचित लगे तो मानिए, नहीं मानते कोई बात नहीं, लेकिन नीचे वालों से सलाह जरूर लेनी चाहिए। उनका रिप्रेजेंटेशन भी प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग में होना चाहिए। इसी को हम कहते हैं सहभागी प्रबंधन। तो ये एमएल कुक साहब जो हैं सहभागी प्रबंधन पे बल देते हैं, लेकिन टेलर सहभागी प्रबंधन की बात ही नहीं करता। नीचे वालों से सलाह लेना तो बहुत दूर की बात, वो नीचे वाले लोगों को, कर्मचारियों को, अपने अधीनस्थों को स्वयं की पहल पे काम करने की स्वतंत्रता देने का पक्षधर ही नहीं है। तो यहाँ पर एमएल कुक टेलर से थोड़ा सा एडवांस है, थोड़ा सा अच्छा एक आगे, एक कदम आगे चलता है, हालांकि है टेलर का सहयोगी ही। तो दोस्तों इस तरह से आपके सहयोगियों की चर्चा होती है। और लास्ट बात कर लेते हैं हम आलोचना एवं महत्व। वैज्ञानिक प्रबंध सिद्धांतों की आलोचना करें तो एक तरह से आपने देखा होगा कि ये संगठन को मशीन के रूप में देख रहा है, कर्मचारियों को मशीन के पुर्जे के रूप में देखता है। संगठन को मशीन के रूप में देखता है और कर्मचारियों को मशीन के पुर्जे के रूप में। जैसे मशीन के अंदर कलपुर्जों में जितना ईंधन, ऑयल, ग्रीस डालोगे वो उतना ही काम करते हैं। इसी तरीके से ये कर्मचारियों को ऑयल, ईंधन, ग्रीस के रूप में, यानी केवल पैसे की बात करता है। तो इन्हें मशीन के रूप में देखा, कर्मचारियों को मशीन के पुर्जे के रूप में देखा। मानवीय अभिप्रेरणा को केवल और केवल आर्थिक कारकों के रूप में देखा। ये गाजर-छड़ी सिद्धांत का समर्थन करता है। ये जो है कैरेटिस्टिक थ्योरी को फॉलो करता है, इकोनॉमिक मोटिवेशन को ही ये फॉलो करता है। ये सोशल और ह्यूमन या साइकोलॉजिकल जो मोटिवेटिंग फैक्टर्स होते हैं उन पे ध्यान नहीं देता। सामाजिक मनोवैज्ञानिक, क्योंकि मनुष्य केवल पैसे के लिए काम करे ऐसा कोई जरूरी नहीं है। मनुष्य बहुत जटिल प्राणी है। मनुष्य की मनुष्यता पे इन्होंने ध्यान नहीं दिया। इन्होंने कहा मनुष्य को पैसा दो और काम करवाओ, मशीन में ऑयल ग्रीस डालो और काम करवाओ। उसी तरीके से ये कहता है, बहुत सिंप्लीफाई कर देता, बहुत अति सरलीकृत कर देता मानवीय अभिप्रेरणा को, जबकि मनुष्य की अभिप्रेरणा बहुत जटिल है। कोई पैसे के लिए, कोई संबंधों के लिए, कोई नैतिक मूल्यों के लिए, कोई सिद्धांतों के लिए, कोई मूड के आधार पर, कोई भावनाओं में बह के। हर व्यक्ति का मोटिवेशन फैक्टर अलग अलग होता है। हर व्यक्ति अपने आप में यूनिक होता है। उस मानवीय विविधता पे, मानवीय स्वभाव पर इन्होंने, मानवीय व्यवहार पर इन्होंने ध्यान नहीं दिया। ये एक इनकी कमी मानी जाती है। इसके अलावा इनकी कमी ये मानी जाती है कि इन्होंने कर्मचारी को पहल की स्वतंत्रता बिल्कुल नहीं दी, मशीन बना दिया एक तरह से। इनको स्वतंत्र पहल नहीं देता। या आपको ये भी पता है कि ये सहभागी प्रबंधन की बात भी नहीं करता है। तो ये सारी की सारी इनकी क्या है, कमियां हैं। मशीन का पुर्जा बना रहा, मशीन के रूप में देख रहा है। ये संगठन की आंतरिक दशाओं को सुधारने की बात करता है, यानी भौतिक दशाओं को सुधारने पे, सामाजिक मनोवैज्ञानिक कारकों पे, संगठन के सामाजिक मनोवैज्ञानिक कारक होते हैं उन पे ध्यान नहीं देता। साथ में संगठन को ये बंद व्यवस्था के रूप में देखता है। ये नहीं देखता कि संगठन पर बाहर की परिस्थितियों का भी प्रभाव पड़ता है या नहीं पड़ता, इसका अध्ययन ये नहीं करता है। यानी आपको पता है पारिस्थितिकी उपागम को नहीं बनाता, ये संगठन को बंद व्यवस्था मॉडल के रूप में देखता है। अंदर की परिस्थितियों का ही अध्ययन करता है। ये मान के चलता है कि बाहर की परिस्थितियों का इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता और ना ये बाहर की परिस्थितियों को प्रभावित करता है। जबकि हकीकत ये है कि संगठन पर बाहर की परिस्थितियों का भी प्रभाव पड़ता है और संगठन बाहर की परिस्थितियों को भी प्रभावित करता है। हम पारिस्थितिकी उपागम के अंतर्गत इसको पढ़ चुके हैं। हमने जो चौथे चरण में पारिस्थितिकी उपागम पढ़ाया था उसमें ये बात आपको बता दिया था। तो दोस्तों ये बातें इसकी आलोचना के अंदर आती हैं, कमियां आती हैं। और देखिए प्रबंधकों ने भी इसका विरोध किया। क्यों किया प्रबंधकों ने? क्योंकि प्रबंधकों की भी यहाँ जिम्मेदारियां तय होने लग गई थी। प्रबंधक भी अपनी जिम्मेदारियों से बच नहीं सकते थे इन सिद्धांतों को लागू करने से। कर्मचारी तो करेंगे ही करेंगे इसका विरोध, क्योंकि कर्मचारियों को शोषण, ऐसा लगा कि ये शोषण करने का रास्ता बता रहे हैं। ये लालच देकर के काम करवाना नहीं, कर्मचारियों को शोषण करने का माध्यम के रूप में देख रहे हैं। इसके अलावा जो इनकी आलोचना ट्रेड यूनियनों ने तो की है,
तो ये सारी की सारी जो है इनकी बहुत सारी आलोचनाएं हैं। मैंने कुछ ही आलोचनाओं की चर्चा की है, जो भी आपके नोट्स में, किताब में, मैटर जहाँ भी आपने पढ़ा है उसमें कहीं ना कहीं ये लिखी होंगी। आपको ये पढ़नी चाहिए, याद रखनी चाहिए। और इसका महत्व ये है कि उद्योग जगत में जो अराजकता थी, वो अराजकता का माहौल समाप्त हो गया। उद्योग जगत के अंदर जो एक तरह से अव्यवस्था, अराजकता, उत्पादन कम होना, उद्योगों का बंद होना, प्रबंधकों कर्मचारियों के बीच झगड़े होना, हड़तालें तालेबंद, ये सब चीज़ें बंद हो गई। उत्पादन बढ़ा, उद्योग जगत में एक नई क्रांति आ गई, नई लहर आ गई, एनर्जी का संचार हुआ, उत्पादन बढ़ने लगा, जनता को, आम जनता को भी सस्ती सेवाएं, टाइम पे सेवा, अच्छी सेवाएं मिलने लग गई। मतलब जब क्वालिटी सेवाएं मिलेंगी, ट्रिपल ई पे बल देता है, तो सस्ती दामों पे जब पैदा होगा तो सस्ती रेट में ही वो मार्केट में भी बेचा जाएगा। तो इस तरह से आम जनता को भी फ़ायदा हुआ, मालिकों को भी लाभ ज़्यादा हुआ और कर्मचारियों को भी वेतन भत्ते ज़्यादा मिलने लगे और काम प्रॉपर तरीके से होने लगा। ये इसके क्या है, महत्व हैं। तो दोस्तों, और लोक प्रशासन के क्षेत्र में या प्रशासन के क्षेत्र में, मैनेजमेंट के क्षेत्र में पहला सिद्धांत माना जाता है। हालांकि ये पब्लिक एड का सिद्धांत नहीं है, बेसिकली मैनेजमेंट के संबंध में आया। मेन विचारधारा तो शास्त्रीय विचारधारा, सबसे प्राचीनतम विचारधारा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की, और ये उससे मिलती जुलती विचारधारा है। इसलिए इसको, वैज्ञानिक प्रबंध सिद्धांत को या उपागम को, हम शास्त्रीय विचारधारा का ही एक ब्रांच या स्कूल या शाखा माना जाता है इसको। तो यहाँ पर दोस्तों, आपका जो टॉपिक है वो टॉपिक हम लोग जो पढ़ रहे थे आज, हमने कई सारे उपागम पढ़े हैं। दार्शनिक उपागम, कानूनी उपागम, ऐतिहासिक उपागम, केस स्टडी उपागम, और फिर उसके बाद में वैज्ञानिक प्रबंध सिद्धांत टेलर का आपको पढ़ाया। ये ट्रिपल ई क्या होता है, ये आपके एग्जाम में पूछा गया है। ट्रिपल ई से क्या तात्पर्य, ट्रिपल ई का मतलब क्या होता है, वैज्ञानिक प्रबंधन शब्द से क्या मतलब है, या स्टाखानोवाइट क्या होता है, सोल्डरिंग क्या होता है, या वैज्ञानिक प्रबंध सिद्धांत कौन से हैं, क्या है, उनकी क्या विशेषता है, मानसिक क्रांति, अपवाद प्रबंधन। ये जो टॉपिक हैं, ये टॉपिक से सीधे सीधे क्वेश्चन आपके एग्जाम में 2-2, 5-5 नंबर के आते हैं। तो दोस्तों, आप लोगों को मैंने वैज्ञानिक प्रबंध अवधारणा पूरी तरह से डिटेल में काफ़ी बता दी है। और भी कुछ चीज़ें हैं, लेकिन अभी फर्स्ट रिवीजन क्लासेज है हमारी, तो इसलिए सारी चीज़ें यहाँ डिस्कस नहीं की जा सकती। क्लासेज जब हमारी डिटेल में जब चलती है तो उसमें हम काफ़ी चर्चा करते हैं, काफ़ी डिटेल में एक एक पॉइंट को काफ़ी डीप और विद एग्जाम्पल चर्चा करते हैं। लेकिन मैं सोचता हूँ कि आज की क्लास भी आपके लिए काफ़ी उपयोगी सिद्ध होगी। दोस्तों, बाकी की बातें, शास्त्रीय उपागम, मानव संबंध उपागम, व्यवहारवादी उपागम, आने वाली क्लासेज में हम इनको डिस्कस करेंगे दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको क्लासेज काफ़ी हेल्पफुल हो रही होंगी, आपका रिवीजन हो रहा होगा और आप पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वाले पार्ट में आप बड़े कॉन्फिडेंट फील कर रहे होंगे, ऐसी मैं उम्मीद कर रहा हूँ। दोस्तों, कंटिन्यू आप करते रहिए, अपनी पढ़ाई को पढ़ते रहिए, कॉन्फिडेंस के साथ, विश्वास के साथ, धैर्य के साथ में। घबराने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। रणनीति बहुत इंपॉर्टेंट है इस समय। आप रणनीति उस तरह से पढ़ाई करें कि आपको 1 महीने का टाइम जो बचा हुआ, उस 1 महीने के टाइम में आप कैसे उसको कवर कर पाएंगे, 1 बार 2 बार कैसे रिवीजन कर पाएंगे। बहुत ज़्यादा चीज़ों को बिखेरे नहीं तो आप लास्ट में घबरा जाएंगे, आपका कॉन्फिडेंस लूज हो जाएगा। एग्ज़ाम से पहले कॉन्फिडेंस लूज नहीं होना चाहिए। चीज़ों को सिस्टमेटाइज करो, लिमिटेड करते हुए उन्हीं को पढ़ो, और ये सोचो कि मैं इतने टाइम में इतना ही पढ़ सकता हूँ। जो एक्स्ट्रा पढ़ा हुआ है पहले का, चाहे पढ़ रखा नहीं पढ़ा, उनको सबको साइड लाइन कर दो और लिमिटेड उसमें से शॉर्ट नोट्स बनाओ, ताकि एग्ज़ाम से 2-3 दिन पहले आपको कहीं घबराहट नहीं हो, उन शॉर्ट नोट्सों को आप पढ़ सकें। दोस्तों, नेक्स्ट क्लास के अंदर वापस मिलते हैं, चर्चा करेंगे, कंटिन्यू करेंगे चर्चा को। हमारी जो बची हुई है टॉपिक्स को, चर्चा को कंटिन्यू करते हुए हम लोग बहुत ज़्यादा समय तो नहीं लेंगे। हालांकि मैं स्पीडली कर रहा हूँ, चीज़ों को अधिकतर कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ। फिर भी कुछ चीज़ें रह जाएं, आप खुद भी कीजिए। आपका हो सकता है कि कुछ कंटेंट मेरे से अलग हो, लेकिन चीज़ें लगभग सिलेबस के अंदर हैं, तो कुछ नहीं मिले तो आप थोड़ा ध्यान रख लीजिएगा उसको। नमस्कार।